अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे रेडार्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेडार्स कैसे चमगादड़ों से इंस्पायर होकर इंसानों ने बनाए। हम ये अमूमन समझते हैं कि चमगादड़ की देखने की सलाहियत नहीं होती, आंखें नहीं होती, लेकिन चमगादड़ की बैट्स की आंखें होती हैं और वो वाइट लाइट और अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट में भी देख सकती हैं। लेकिन उनको शिकार करने के लिए, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि उनका शिकार ज़्यादातर मॉथ्स होते हैं, पतंगे होते हैं जो कि हवा में उड़ते फिरते हैं। उन्हें इनका शिकार करने के लिए एक और टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है। जब भी चमगादड़ इन पतंगों के पीछे उड़ती है तो वो अपने मुंह से एक ख़ास किस्म की चिर्प आवाज़ निकालती है। इस चिर्प आवाज़ को निकाल कर वो पतंगों को अंधेरे में तलाश करती है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकती। जब ये आवाज़ जाकर पतंगे से टकराती है तो ये वापस आती है। कुछ आवाज़ वापस आती है और बाकी आवाज़ इधर उधर बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है। इसे इको लोकेशन कहते हैं। उस आवाज़ के वापस आने से बैट को अंदाज़ा हो जाता है कि पतंगा किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है, और वो फौरन अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। ये आवाज़ सिर्फ पतंगों से वापस नहीं आती, बल्कि अगर वो दरख्त से टकराएगी तो भी ये आवाज़ वापस आ जाएगी। मुख्तलिफ चीज़ों से जब ये टकराती है आवाज़ तो वापस आती है, और इस आवाज़ के वापस आने से उसे ये भी पता चलता है कि क्या पतंगा उसकी तरफ आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर चमगादड़ की एक निकाली हुई आवाज़ दिखा रहा हूँ, उसके वेव गाइड्स दिखा रहा हूँ, और आप सब्ज रंग में देखेंगे कि वो जाकर पतंगे से टकरा कर वापस आ रहे हैं। ये इकोज हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, और इन रिफ्लेक्शंस के जरिए बैट को अंधेरे में भी पतंगे के बारे में या तितली के बारे में या और इंसेक्ट्स के बारे में पता चल जाता है। आप यहां पर देखें, बैट 9 किलो हर्ट्ज से लेकर 200 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ निकाल सकती है। तो इसने पहले ये आवाज़ निकाली, ये चिर्प आवाज़ निकाली, लेकिन वापस नहीं आया, कुछ इको नहीं हुआ। फिर उसने दोबारा चिर्प आवाज़ निकाली तो उसके पास एक पतंगा था जो उड़ रहा था, और उसके लगने के बाद ये रिफ्लेक्शन आया। ये पहला रिफ्लेक्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसे फौरन अंदाज़ा हुआ, उसने दोबारा उसकी डायरेक्शन और उसकी लोकेशन जानने के लिए चिर्प आवाज़ निकाली। ये चिर्प आवाज़ बैट ने निकाली, और फिर यह हवा में गई और पतंगे से लगकर वापस आई। देखें, इसकी इंटेंसिटी कम हो चुकी है क्योंकि बाकी आवाज़ स्कैटर हो गई, लेकिन बैट को पता चल गया कि पतंगे की इस वक्त की डायरेक्शन और लोकेशन क्या है। इस प्रिंसिपल को लेकर 1935 में रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने एक इलेक्ट्रॉनिक आला इजाद किया जिसे रेडार कहा जाता है। हम रेडार कहते हैं, और ये रेडार जो उन्होंने बनाया था वो 100 मील दूर से जहाज़ों को, हवाई जहाज़ों को डिटेक्ट कर सकता था। यहाँ पर मैं एक फेस प्लेट आपको दिखा रहा हूँ, तो आपने इस फेस प्लेट को गौर से पढ़ना है, और इसमें बताया गया है कि 20 ऐसे स्टेशंस लगाए गए थे इंग्लैंड ने अपनी कोस्ट पर, जो कि दुश्मन के जहाज़ों को डिटेक्ट कर सकते थे 100 मील दूर से। मैं आपको वो रेडार्स भी दिखा रहा हूँ जो पहली मर्तबा दुनिया में डिप्लॉय किए गए थे। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एज रेडार या साउंड डिटेक्टर्स इस्तेमाल नहीं किया जाता था। रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम होता है। अगर आप रेडार की फ्रीक्वेंसीज देखें तो वैसे मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देख रहा हूँ। तो सबसे नीचे हमारे पास बाईं तरफ रेडियो वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। फिर इंफ्रारेड आ गई, विजिबल लाइट आई, अल्ट्रावायलेट आई, एक्स रेज, गैमा रेज और कॉस्मिक रेज आती हैं। रेडार्स अमूमन रेडियो वेव्स के बैंड में काम करते हैं, लेकिन उसके बाद और बैंड्स में भी रेडार्स बनाए जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बैंड्स ज़रा ज़्यादा बढ़ाकर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेडियो बैंड है, और इसमें हमारे पास VLF है, वेरी लो फ्रिक्वेंसी है, लो फ्रिक्वेंसी है, मीडियम फ्रिक्वेंसी है, हाई फ्रिक्वेंसी है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी है। तो इस तरीके से आगे चलता है। लेकिन रेडार्स 30 हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में आवाज़ को सुन सकते हैं। तो बैट की सुनने की जो स्पेक्ट्रम है वो 10 हर्ट्ज से लेकर और तकरीबन 200 मेगाहर्ट्ज, 300, कुछ जगह पर 500 मेगाहर्ट्ज भी लिखा हुआ है। लेकिन रेडार्स का आप देखिए, क्योंकि उन्होंने बहुत दूर तक देखना होता है, उन्होंने बहुत दूर तक साउंड को
फेंकना होता है और फिर उनके इको से, उनके रिफ्लेक्शन से डिटेक्ट करना होता है कि कोई मेटल सरफेस इस वक्त हमारी एटमॉस्फेयर में ट्रेवल तो नहीं कर रही। जो आप देखिए यहाँ पर, ये मैंने आपको मुख्तलिफ रेडार्स की बैंड्स दिखाएं, तो HF बैंड, VHF बैंड, UHF बैंड, इनमें रेडार काम करता है। लेकिन उसके बाद हम L बैंड, S बैंड, C बैंड और फिर KU बैंड, K बैंड, K बैंड, ये तमाम वो बैंड्स हैं 300 गीगाहर्ट्ज़ तक जहां पर रेडार्स काम कर सकते हैं। और अगर आप फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे, ये देखें गीगाहर्ट्ज़ है, 40 गीगाहर्ट्ज़, यहाँ पर 1 गीगाहर्ट्ज़, 2, 4, 8। अगर आप L बैंड का बनाएंगे रेडार तो वो क्या होगा, उसकी थ्रूपुट लोअर होगी, कम स्पीड होगी उसकी, उसका एंटीना का साइज बहुत बड़ा होगा, उसके स्पेक्ट्रम बैंड छोटा होगा और वो नॉइज का असर कम लेगा। लेकिन जैसे जैसे आप हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे, इस तरफ को जाएंगे, अब आपकी स्पीड थ्रूपुट ज़्यादा होगी, रेडार बड़ी जल्दी ज़्यादा डेटा फेंकेगा और ज़्यादा डेटा रिसीव कर सकता है। एंटीने का साइज छोटा होता जाता है। आप देखें माइक्रोवेव एंटीनेस छोटे होते हैं, लेकिन आप घरों के एंटीनेस देखें जो टीवी को लगे होते थे वो बहुत बड़े होते थे। इसी तरीके से स्पेक्ट्रम बैंड बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे, और फिर नॉइज़ बहुत ज़्यादा असरअंदाज करेगी। हल्की सी बारिश होगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके सिग्नल आपको मिल नहीं रहे। मैं आपको यहाँ पर IEEE जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके रेडार्स की फ्रीक्वेंसी बैंड्स दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.003 गीगाहर्ट्ज़ से शुरू होकर इन्होंने 300 गीगाहर्ट्ज़ तक रेडार्स के फ्रीक्वेंसी बैंड्स डिफाइन किए हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता चले कि इनके फ्रीक्वेंसी बैंड्स किन हिस्सों में लाई करते हैं। रेडार का प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है। रेडार एक एंटीना होता है जो कि साउंड वेव्स को फेंकता है, और जब साउंड वेव किसी ऐसे मटेरियल से जाके लगती हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेटल का होता है, तो वो क्या करता है, वो स्कैटर कर देता है उन वेव्स को, और कुछ वेव्स वापस रेडार की तरफ आ जाती हैं। अब रेडार स्विच करता है, पहले वो ट्रांसमीटर था, वेव फेंक रहा था, अब वो रिसीवर बन जाएगा और उसको सुनेगा उस वेव को। और जैसे उसे वेव मिलेगी तो वो फौरन कोशिश करेगा देखने की कि ये वेव कितने डिले के बाद, कितने वक्त के बाद मुझ तक वापस आई है, और उससे वो कैलकुलेट करेगा कि किस डायरेक्शन से वापस आई और कितनी दूर से वापस आई है, यानी कि कितना डिस्टेंस है। वेव की जो पल्स होती है वो माइक्रो सेकंड भी हो सकती है, माइक्रो सेकंड में भी रेडार पल्स फेंक सकता है, और नैनो सेकंड्स में भी रेडार पल्स को फेंक सकता है। तो मैं आपको रेडार का एक दोबारा प्रिंसिपल दिखा रहा हूँ। ये आपके पास एक पल्स गई और ये जहाज से लगी, स्कैटर हुई, कुछ हिस्सा वापस रेडार के पास आ गया। अब इस ग्राफ को देखें, ये आपने इनिशियल पल्स फेंकी, ये देखिए ये पल्स, अब टाइम डिले आ रहा है, गई 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 गई, टकराई, वापस आई आई आई, और अब ये रेडार को वापस यहां पर ये पल्स मिली। इस पल्स का जो हाइट है वो छोटी हो चुकी है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम हुई है, क्योंकि एनर्जी लॉस हुआ है, बहुत सी पल्स इधर उधर स्कैटर हो गई, इसलिए हमें ये पल्स हमेशा छोटी मिलेगी जैसे कि बैट को छोटी मिलती थी। और इस टाइम डिले को अगर मैं टॉ कहूं तो मैं टारगेट की रेंज बड़े आराम से निकाल सकता हूं, सी टॉ डिवाइडेड बाय 2 इसलिए लगाया है क्योंकि पल्स का जो डिले है वो जाने का भी है और आने का भी है, लेकिन हमें तो सिर्फ जाने का चाहिए, तो इसलिए हम यहां पर 2 से डिवाइड कर देंगे, और सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं सिंपल फॉर्मूले के जरिए कि ये जहाज हमसे कितनी दूर है, और हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये किस एंगल से हमारी तरफ आ रहा है। रेडार्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन मैं 2 मेन रेडार्स को इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूंगा। एयर रूट सर्विलेंस रेडार, जिसे ARS रेडार भी कहा जाता है, लॉन्ग रेंज रेडार होता है, बहुत दूर तक जहाज़ों को डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए जो रेडार लॉन्ग रेंज होता है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो मूव करता है, स्लो मूव करके वो 360 स्कैन कर रहा होता है अपनी एटमॉस्फेयर को, अपने एनवायरनमेंट को, क्योंकि उसने दूर तक पल्स को फेंकना होता है, इसलिए वो स्लो मूव करता है ताकि पल्स जाए, वापस लगे, और उसी टाइम डिले में जब वो रिसीवर की तरफ स्विच करता है तो उसको वापस मिल जाए। लेकिन अगर वो तेजी से मूव कर जाएगा तो फिर उसे वो पल्स का जो टाइम डिले है वो बहुत ज़्यादा होगा, रेडार आगे मूव कर चुका होगा, इसलिए उसे एनर्जी लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो जो रेडार्स लॉन्ग रेंज होते हैं उनकी मूवमेंट स्लो होती है, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा होता है जो कि वो पल्स को प्रोसेस करता है और फिर उसे एक स्कोप पर दिखा देता है, जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। और इस स्कोप पर भी हमारे पास 360 एंगल होता है जिस पर हमें पता चल जाता है कि ये चीज कहां पर है। तो मैं आपको एक दिखा रहा हूं जहाज जो कि 270 डिग्री के एंगल से अप्रोच कर रहा है और रेडार स्कैन कर रहा है। तो आप देखें कि रेडार 270 पर आपको एक मैक्सिमम पल्स देगा, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, डीबी में स्केल है। क्यों? क्योंकि ये तो
साउंड वेव्स फेंकता जा रहा है, लेकिन इस जगह से 270 के एंगल पर इसे वापस सबसे बड़ी पल्स मिलेगी और ये फौरन उसे स्कोप पर मैप कराएगा ताकि हम देख सकें कि जहाज किस तरफ से हमें अप्रोच कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जहाज को जो रेडार्स डिटेक्ट करते हैं वो लॉन्ग रेंज भी हो सकते हैं और शॉर्ट रेंज भी हो सकते हैं। शॉर्ट रेंज रेडार्स बहुत तेजी से मूव करते हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ी दूर पल्स फेंकनी और वो फौरन वापस आ जाएगी, तो उतनी देर में उनकी डायरेक्शन बदली नहीं होती और वो तेजी से मूव कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग रेंज रेडार्स होते हैं वो स्लो मूव करते हैं ताकि दूर तक पल्स जाए और रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आए। तो यहाँ पर आपको दोबारा मैं एक रेडार दिखा रहा हूँ जो कि मैंने आपको बताया था ARS रेडार है, और आप देखेंगे इसको एग शेप एक शेल में बंद किया जाता है और उसके अंदर ये घूम रहा होता है और इसकी रोटेशनल स्पीड स्लो होती है क्योंकि ये एक लॉन्ग रेंज रेडार है। रेंज इसकी 290 मील होती है। 290 मील से ये जहाज़ों को डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो और इसका जो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो एल बैंड है। एल बैंड में आपको दिखा चुका हूं कि उसकी रेंजेस क्या हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और रेडार जो कि अमूमन एयरपोर्ट्स पर लगा होता है, उसे एयर सर्वेलेंस रेडार या ASR कहते हैं, जो कि एक शॉर्ट रेंज रेडार होता है। यहाँ पर मैं आपको ये रेडार दिखा रहा हूँ। तो ये रेडार आप देखें एविएशन वाले बहुत यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट्स पर लगे होते हैं और इस रेडार पर 2 एंटीनाज लगे होते हैं। एक प्राइमरी एंटीना जो कि आप देख सकते हैं जो पल्सेस फेंक रहे और डिटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सेकेंडरी एंटीना भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा अहम होता है। अब जब ये रेडार मूव करता है तो अब इसको इर्द गिर्द से शहर की भी जो मेटेलिक बिल्डिंग्स हैं उनके भी इकोज आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी मौजूद होती है जो ये देखती है कि क्या ये बिल्डिंग मूव कर रही है। अगर तो वो टारगेट मूव कर रहा है, अपनी जगह लोकेशन बदल रहा है, तो फिर ये इसको स्कोप पर दिखाएगी। अदरवाइज अगर वो टारगेट मूव नहीं कर रहा तो ये उसको अपने स्कोप पर नहीं दिखाएगी। क्लटर जो है उसको अपने स्कोप पर नहीं दिखाएगी। तो इसमें मूविंग टारगेट इंडिकेटर सर्किट भी मौजूद होता है जो कि ये काम कर रहा था। अदरवाइज तो ये हर चीज़ जो कि मेटल की है उसको रिफ्लेक्शन जब उससे हो रही है तो ये उसको दिखाना शुरू कर दे। रेडार के ऊपर एक एंटीना लगा होता है जो कि सेकेंडरी एंटीना होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाजू का ये इस किस्म का भी होता है, बाजू का आप ये देखें ये ऊपर वाला एंटीना, इसे बीकन एंटीना कहते हैं। ये बीकन प्रोटोकॉल यूज करता है और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि इसने आने वाले जहाज से इंटेरोगेशन करनी है, तफ्तीश करनी है। जिस तरीके से ये अंकल यहाँ पर तफ्तीश कर रहे हैं, उनका नाम पूछ रहे हैं, उनकी लोकेशन पूछ रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या चीज़ें आपके पास हैं, इसी तरीके से जब रेडार जो मेन रेडार है वो तो लोकेशन देख रहा है उसकी कि वो किस डायरेक्शन पर, किस एंगल पर, और उसको प्लॉट कर देता है स्कोप पर। लेकिन जो बीकन एंटीना होता है, ये जो सेकेंडरी एंटीना होता है, वो ये पूछता है कि इस एयरक्राफ्ट आईडी क्या है, और उसका जवाब देने के लिए एयरक्राफ्ट में भी एक इक्विपमेंट लगा होता है, एक ट्रांसपॉन्डर लगा होता है। वो ये भी पूछता है कि इसकी हाइट कितनी है, एल्टीट्यूड कितना है। वो ये भी पूछता है कि क्या आपके पास मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स हैं। जिस तरीके से ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS आपके पास है, जहाज उसको बताता है कि मेरे पास ये सिस्टम है या मेरे पास नहीं है, और एल्टीट्यूड। तो हमारे पास जो डॉट आता है वो तो मेन रेडार बताता है कि ये जगह है जहां पर आपका जहाज इस वक्त मौजूद है, लेकिन उसके साथ जो टेक्स्ट आता है वो सारा का सारा सेकेंडरी एंटीना से हम रिसीव कर रहे होते हैं। जहाज के साथ उसकी कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन होती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि डॉपलर रेडार्स भी होते हैं जो कि बादलों की डायरेक्शन को, तूफान की डायरेक्शन को, वे आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको मेजर करता है, उसको डिटेक्ट करता है और फिर हमें बताता है। मसलन ये देखें, ये एक मेरे पास रेडार है, डॉपलर रेडार है, जो कि माइक्रोवेव बैंड में सिग्नल्स भेजता है। रेडियो बैंड में नहीं भेजता, माइक्रोवेव बैंड में भेजता है। और ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, मौसम को जांचने के लिए यूज़ होता है। और इसने एक पल्स भेजी। अब अगर बादल इस तरफ को मूव कर रहे हैं तो ये पल्स जब रिफ्लेक्ट होगी उनसे तो इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी डॉपलर इफेक्ट की वजह से, और मुझे फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये बादल हैं, पानी है और ये दूर जा रहा है। लेकिन अगर वो मेरी तरफ आ रहे हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो फिर भी मुझे पता चल जाएगा। इस तरीके से हम मौसम की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इस रेडार में जो वेव प्रोड्यूस होती है तो वो नॉन पोलराइज्ड भी हो सकती है। जो वेव प्रोड्यूस होती है इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वो डुअल पोलराइज भी हो सकती है। तो इसमें आपके पास 2 वेव्स आ जाती हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जा रही हैं और डेटा लेकर वापस आ रही हैं। अमेरिका में ये रेडार्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ताकि वो वेदर फोरकास्टिंग कर सकें। पाकिस्तान ने रिसेंटली
9 बड़े रेडार्स दिए हैं जो कि मेजर एयरपोर्ट्स पर लगाए जाएंगे ताकि वो सर्वेलेंस कर सके। ये 2019 की बात है। लेकिन कुछ ऐसे जहाज होते हैं जो कि रेडार्स को धोखा दे देते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इनके पास होती है और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इनके पास कहाँ से आती है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी बैट से लिया गया है। जब बैट किसी भी पतंगे पर हमला करती है तो बाज़ औक़ात पतंगे आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब जो साउंड वेव बैट से पतंगे की तरफ जाकर पतंगे से टकराती है, क्योंकि उसकी अपनी नॉइज़ भी है तो वहाँ पर वो उसको कैंसल आउट कर देती है और इकोस जनरेट नहीं होते। तो इकोस जनरेट नहीं होते, वापस बैट तक नहीं पहुँचते, बैट को पता ही नहीं चलता कि पतंगा कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। तो जो पतंगे अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चादर रखते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन कुछ पतंगे ऐसे होते हैं, ज़्यादातर पतंगे ऐसे होते हैं जो कि ये काम नहीं कर सकते, तो बैट उनको फ़ौरन पकड़ लेती है और यही काम जहाज़ करने जा रहे हैं। जहाज़ फ्यूचर में अपने गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैश बना लेंगे, चादर बना लेंगे और जब रेडार की पल्सेस आकर उनसे टकराएंगी तो वो उसे कैंसल आउट करेंगे ताकि कोई भी पल्स वापस रिफ्लेक्ट ना हो और दोबारा रेडार के पास ना जा सके। इसके अलावा इजराइल ने एक नैनो पेंट बनाया था और जब मैंने स्टडी किया तो ये 2008 में उन्होंने सबसे पहले बताया और उसके बाद बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल उन्होंने नहीं दी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा पेंट बनाया है जो कि रेडार्स के सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो वापस नहीं जा सकता। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म की शेप्स को यूज़ करते हैं। एक शेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिरामिड शेप। ये वो शेप है जब साउंड वेव्स आके इनसे टकराती हैं, लगती हैं, तो ये साउंड वेव्स को ट्रैप कर लेते हैं और वापस नहीं जाने देते, बाउंस बैक नहीं होती और उसकी वजह से वापस रेडार के पास सिग्नल नहीं जाता और वो आपको या इस जहाज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं और बनाए जा रहे हैं जो कि रेडार्स की वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मसलन कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये वो ट्यूब्स हैं जो कि बहुत स्पेशल सिंथेटिक मटेरियल हैं, बहुत स्पेशल हैं और इनका काम ये होगा कि जो भी साउंड वेव्स आके इनसे टकराएं वो ये एब्जॉर्ब कर लें। कार्बन नैनो ट्यूब्स उनको एब्जॉर्ब कर लें और वो वापस ना जा सकें। सेकेंड लास्टली मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम जहाज़ों की शक्लों को, उसकी शेप को भी चेंज कर रहे हैं क्योंकि फ्लैट सरफेस से रेडार के सिग्नल्स लगकर वापस जाते हैं। तो अगर हर चीज़ को हम राउंड बना लें तो एक सर्कल से जब साउंड आकर टकराएगा तो वो वापस नहीं जाएगा, वो इधर उधर स्कैटर हो जाएगा। इसलिए हम फ्लैट सर्फेसेस को ख़त्म कर रहे हैं जहाज़ों में, बैरी जहाज़ों में, हवाई जहाज़ों में, रॉकेट्स में, और सर्कुलर शेप्स को लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जदीद चीज़ हम करने जा रहे हैं वो है हम जहाज़ों के गिर्द प्लाज्मा शील्ड बनाने जा रहे हैं। प्लाज्मा के बारे में आपको पता है कि ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें आयंस और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और उसकी शील्ड जब हाई टेम्परेचर जहाज़ प्रोड्यूस करता है तो उसके गिर्द एक प्लाज्मा की शील्ड बनती है। आप देख सकते हैं, आपको प्लाज्मा की शील्ड नज़र भी आ रही है। जब रेडियो वेव्स जाकर इनसे टकराएंगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगी। ये वो चंद चीज़ें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बना सकें और रेडार्स उनको डिटेक्ट ना कर सकें। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।